ठीक ठीक ठीक, अब हम कर लेंगे। हाँ भाई चलो। ओ हीरो सुनो, एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या L1 इंटू L2 हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई साहब? L1 इंटू L2, एरिया बराबर। तो अब तुम अगर एरिया का एक्सपेंशन देखोगे तो डीए बराबर जो होता है ना, वो अपने पास हो जाता है ए α1 + α2 डेल्टा टी या डी टी। अरे क्लियर है क्यों? कितनी भाई, एरिया में इलोंगेशन का मतलब L1 के अलोंग भी हो रहा है और किसके अलोंग हो रहा है? L2 के अलोंग, तो दोनों जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? α1 + α2। अगर यही कोई वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता तो क्या होता? क्या हो जाता? L1 में भी होता, L2 में भी होता और L3 में होता। तो यहां पे क्या हो जाता है? α1 + α2 + α3। अब सुनो, डीए बराबर अगर हम ऐसे लिखें ए बराबर 2 α dt, तो 2 α कब लिख सकते हैं? जब α1 किसके बराबर हो? α2 के। मतलब मटीरियल आइसोट्रॉपिक हो। मटीरियल कैसा हो? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में बिहेवियर सेम हो। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है भाई? हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में बिहेवियर सेम हो। बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। बहुत सिंपल बात है। चलो सर, ये हो गया अपने पास डीए। अगर मेरा अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट है तो भी मैं लगा सकता हूं, और वेरिएबल है तो भी लगा सकता हूं। लगा सकता हूं कि नहीं इससे भाई साहब? अरे आना तो बोल लो। एरिया कितना था? ए। परसेंटेज चेंज इन एरिया लिखना होगा क्या? DA/DA बराबर 2 α dt लिख सकते हो यार? अरे लिख सकते हो? तो घटिया रिस्पॉन्स यार, थोड़ा ढंग से बोल बोल के पढ़ेंगे यार। डीए बराबर क्या है? A 2 α dt। A 2 α dt। और भाई अपने पास DA/A कर दे तो क्या ये रिलेटिव बन जाता है? मतलब क्या परसेंटेज चेंज इन एरिया लिख सकते हैं यार? अरे लिख सकते हैं ना? हाँ। 2 α dt, इसी 2 α को बीटा लिखा जाता है। इसी 2 α को क्या लिखा जाता है? बीटा। तो डीए बराबर कहीं अगर आपको ऐसे दिख जाए ए बीटा dt, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बीटी को बी को बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल सुपरफिशियल एक्सपेंशन। खट से लिखो जल्दी, शुरू हो जाओ। जल्दी फटाफट फटाफट लिखते जाओ। बैच 1 में नोटिफिकेशन गया था क्या कि वीटी सर का क्लास नहीं होगा? हाँ, बैच 2 में भी आया था? अच्छा, व्हाट्सएप पर भेजे थे? व्हाट्सएप पर्सनली? पर्सनली कैसे भेज देते हैं तुम लोग? अच्छा, उनका वो है क्या, कम्युनिटी है क्या व्हाट्सएप? है? ओ भाई, चलो भाई चलो, हेलो। नोट हो गया, नोट हो गया। ये सब बहुत सिंपल चीज है यार। इसमें एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। वो बड़ा दमदार होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मतलब बड़ा बड़ा अंदर से मन को बहुत कंट्रोल कर करके पढ़ाना पड़ता है? क्या बात है। चाय नहीं पियेंगे भाई? कुछ खिलाना है तो खिलाओ, चाय नहीं पियेंगे। हम लोग पी लेंगे। पहले बताना चाहिए था यार, वापस कर दिया उसको मैं। ए भाई चले हो, आगे बढ़ा जाए।
अबे भाई कितना धीरे लिखते हो यार। आगे बढ़ रहा हूं भाई, आगे बढ़े। अल्फा चाहे, एक बात याद रखना है, अल्फा चाहे पर डिग्री सेल्सियस लिखा हो चाहे पर केल्विन लिखा हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। क्या डिफरेंस का यूनिट कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा तब भी वही आंसर आएगा, पर केल्विन लिखा रहेगा तब भी वही आंसर आएगा। चलो अब इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की बात करी जाए भाई साहब, तो देखिएगा फालतू की डेरिवेशंस होती हैं इसकी जिनका कोई काम नहीं है, तो अपन उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये बोलो, हम कह रहे हैं ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ए के अलोंग जो एक्सपेंशन हो रहा है वो अल्फा 1 हो रहा है, बी के अलोंग अल्फा 2 हो रहा है, और सी के अलोंग क्या हो रहा है, अल्फा 3। तो नेट चेंज किस में हो रहा है, लेंथ में कि वॉल्यूम में? लेंथ चेंज किस में हो रहा है, नेट चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में। तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो होगा वी नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डी टी। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तो भाई सबको जोड़ देंगे तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा सर, वी नॉट 3 अल्फा डी टी। वी नॉट 3 अल्फा डी टी कब? जब मटेरियल आइसोट्रॉपिक होगा कि एनआइसोट्रॉपिक? अरे होगा ना। आइसोट्रॉपिक होता है और आइसेंट्रॉपिक होता है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों बराबर हो गए अल्फा के, मतलब मटेरियल कैसा है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो गया तो डीवी बराबर वी नॉट 3 अल्फा डी टी। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं वी नॉट गामा डी टी। वी नॉट गामा डी टी। गामा की वैल्यू किसके बराबर है, 3 अल्फा के। बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 2 अल्फा के। गामा को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक्चुअली गामा को इस वजह से रोल में ले आया गया क्योंकि देखो क्या है कि अगर हम बात करें एक्सपेंशन का, तो सॉलिड में लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हो, एरिया के अलोंग एक्सपेंशन हो, या वॉल्यूम के अलोंग एक्सपेंशन हो, सबको क्या मैं अल्फा से रिलेट कर सकता हूं, लीनियर एक्सपेंशन से रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल चेंज तो लेंथ में ही हो रहा है ना। अरे बात समझ पा रहे हो ना। लेकिन अगर सोचो यही गैस होती तो, गैस होती तो क्या उसका लेंथ के अलोंग कभी चेंज देख पाते? नहीं। तो उसमें तुमको डायरेक्टली किसके अलोंग चेंज देखना पड़ता, वॉल्यूम के अलोंग। इसी वजह से किसको ले आया गया, गामा को, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और सबका यूनिट क्या रहेगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। फ़ारेनहाइट की कैलकुलेशन आती नहीं है। हाँ, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक आइसोट्रॉपिक और एक आइसेंट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का जस्ट उल्टा। आइसोट्रॉपिक का क्या है कि हर डायरेक्शन में बिहेवियर सेम, आइसेंट्रॉपिक का अलग अलग डायरेक्शन में बिहेवियर अलग अलग। अभी जब तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे तो उसमें आएगा मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। हो गया, हो गया। तेरी नजरों में मेरे सपने, मेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की। वाह, होती दो लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो
या ना हो क्या फर्क है। अरे भाई हो गया जल्दी करो। बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है नहीं, बहुत दर्द है सर जीवन में। अगर सफेद की जर्सियां मिल गई 25 में तो सज्जी दर्द खत्म हो जाए भाई, सारा दर्द खत्म भाई। सफेद वाली जर्सी, और कुछ मिलने से नहीं होगा। एप्रन बोलते हैं ना, एप्रॉन। हाँ भाई, कपड़ा का बात कर रहे हैं। कपल, कफन, नहीं नहीं। अरे बहुत खूबसूरत जिंदगी है भाई, जियो, परेशान रहो। यही यही ह्यूमन लाइफ की ब्यूटी है। परेशान होते रहो, फ्रस्ट्रेट होते रहो, जीते रहो। कल कल मेरा एक फ्रेंड है, वो फोन किया, कहा ब्रह्मा भाई एक सजेशन चाहिए, मेरे ही दूसरे दोस्त के नंबर से। मैंने कहा क्या? कह रहा भाई मैं बहुत बुरे ट्रैप में फंस गया हूँ। तो मुझे लगा पैसा वैसा मांगेगा, कोई दिक्कत विक्कत होगा। मैंने कहा बता 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 क्या दिक्कत है। कह रहा है यार मेरी बीवी ने मुझे जेल में डलवा दिया। भाई साहब, हाँ, मतलब दोनों साथ में ही रह रहे हैं, बन नहीं रही है दोनों की, बन नहीं रही है, जिंदगी नरक हो गई है बेचारे की। और कंप्लेन कैसे की? अपने ही हाथ से गरम चिमटा लेके अपनी बैक पे, अपनी थाइस पे टच कर ली थी, और जाके दिखा के कंप्लेन कर दी कि हमको टॉर्चर किए। और तो गनीमत थी कि वो उसी समय घर में था, उसने वीडियो बना ली थी, तो जाते जाते बच गया बस। फिर भी 1.5 घंटा जेल में रहा, पुलिस वाले 2 घंटा लपेटे भी थे। मैंने कहा ठीक है, सब कर्मा इज अ बिच कहा जाता है ना। तो वो अपने जीवन में इतना कुकर्म किए हैं, इतना कुकर्म किए कि सब लौट के वापस आ रहा है। तो इस वजह से याद रखना, जब भी कुछ ऐसा लगे कि हमारे किसी भी एक्शन से किसी को दुख पहुंच रहा है, तो वो कूद के तुम्हारे खोपड़ी पे 2 गुना प्रेशर से आएगा। ये बात जाने रहना, सब यहीं भोग के जाना है। सुख दुख नरक स्वर्ग सब यही है, जान लो। हाँ मेरे तो अच्छे थे यार, तभी तो तभी तो मैं तुमको खुश नजर आता हूँ यार, वरना शादीशुदा आदमी कभी खुश नजर आता है? तरुण सर को देखो ना यार, आंखों के नीचे गड्ढा हो गया है। मैं बहुत खुश हूं यार। है, कुकर्म बता नहीं सकता ऐसे ऐसे किए उससे। ए भाई ये सुनो, अब इधर ध्यान दो। बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है कि जनरली अलार्मिंग डिवाइसेस के लिए, स्विच को ब्रेक करने के लिए, बहुत पहले टाइम पे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स का यूज किया जाता था। होता क्या है कि जैसे अगर आपके पास ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, बाई मेटालिक होने का मतलब है कि सिंपल एक स्ट्रिप आपके पास ये रही, और इसके साथ एक स्ट्रिप और लगी हुई है, और दोनों का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। अरे क्लियर है ना? दोनों को एक साथ एम्बेड कर दिया गया है, एक साथ चिपका दिया गया है। तो क्या होगा सोचो, दोनों सेम लेंथ पर एक्सपेंड करेंगे कि अलग अलग लेंथ पर? अलग अलग लेंथ पर। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन ज्यादा की कम? कम। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन ज्यादा। अरे क्लैरिटी है ना? यस। विशाल सर का फोन आ रहा है। हाँ गुरुदेव, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ हाँ, मर्ज करके, यस। अच्छा तो आप थर्ड वाली लोगे क्या?
जैसा बताइए, आप पढ़ाना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ा ही दूंगा। हाँ थर्ड भी पढ़ा देंगे सर। हाँ, कुछ पढ़ा दूंगा सर। चलो आप एंजॉय करो आज, कल से आना। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। ए भाई ये सुनाओ, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 1 और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 2। अब हम दोनों को हीट दे रहे हैं। अल्फा 1 जो है वो कम है किससे? अल्फा 2 से। तो किस में एक्सपेंशन ज्यादा होगा? अल्फा 2 में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, अल्फा 1 में एक्सपेंशन। लेकिन ये दोनों ऐसे चिपके हुए हैं कि मॉलिक्यूलर एम्बेडिंग है। ये दोनों एक ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा लेंथ बढ़ेगा और एक कम लेंथ बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा पता है? इसको मोड़ देगा, मतलब कुछ ऐसा शेप बन के आएगा। ये ऐसे मुड़ जाएंगे। ये इस हिसाब से ऐसे मुड़ जाएंगे। अरे क्लैरिटी है? अब सोचो इनका क्या, कैसे इनका यूज होता होगा। तो इनको क्या किया जाता था, देखो होता क्या है कि ये जो तुमको स्ट्रिप दिख रही है ना, ये वाली, इसी स्ट्रिप को ऐसे एक स्विच है, मान लो यहां पे ये स्विच है। इस स्विच से हमने एक ऐसे मेटालिक स्ट्रिप जोड़ रखी है। इस तरह से हमने एक मेटालिक स्ट्रिप जोड़ रखी है, बाई मेटालिक स्ट्रिप। ऊपर वाले का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 1 और इधर है अल्फा 2। और यहां पर जो आपका अल्फा 2 है ना, वो कम है किससे? अल्फा 1 से। क्या ऊपर वाली ज्यादा एक्सपेंड करेगी? सोचो, अब यहां से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का कनेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर हीट जनरेट हो रही है। अरे भाई रेजिस्टेंस जाएगा, रेजिस्टेंस होगा इस मेटल का, इसके अंदर से करंट दौड़ेगी तो हीट जनरेट होगी ना। क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब मान लीजिए ज्यादा करंट चली गई तो क्या टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा? और जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या ये एक्सपेंड करेगा? अरे करेगा ना। अब सोचो एक्सपेंड करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगा? क्या ये पलट जाए, क्या ये यहां से इसका कांटेक्ट टूट जाएगा? अरे टूटेगा ना। देखो फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी कि ये तुम्हारे पास स्विच था, तुम्हारी स्ट्रिप ऐसे मुड़ गई, ये तुम्हारी स्ट्रिप मुड़ गई, ये वाला एंड फिक्स रखा जाता है, ये वाला एंड फिक्स रखा जाता है। अब सोचो क्या टर्मिनल से कनेक्शन टूट गया? टूट गया कि नहीं? सप्लाई चली गई, आपके घर की सप्लाई चली गई। अब उसके बाद क्या होगा? धीरे 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 ये फिर से कूल हो जाएगा, ठंडा होगा, फिर आके यहाँ टच कर जाएगा, फिर आपके घर में सप्लाई आ जाएगी। अरे क्लैरिटी है? ये होता है बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 दे रखा है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो हमेशा कर्व में बाहर की तरफ होगा, और जिसका एक्सपेंशन कम होगा वो हमेशा कर्व में अंदर की तरफ होगा। क्या याद रख लेंगे? याद रख लेंगे। अच्छा कुछ और बेसिक बेसिक बात बताइए। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास एक ऐसा शेप है, इनके बीच का गैप डी है, इनके बीच का गैप डी है, ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए बढ़ेगा, बी, बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, डी, डी यही रहेगा, घटेगा? डी यही रहेगा, घटेगा? घटेगा बढ़ेगा? यही रहेगा, बढ़ेगा। डी भी बढ़ेगा। वे गधेड़े, ये फैलेगा ना बाहर की तरफ तो बीच का गैप भी बढ़ेगा। ये कहा इसने कि सर ये ऐसे ही एक्सपेंड करेगा, ऐसा थोड़ी है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है ना भाई। अरे भाई ए रेडियस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। बी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अगर ए भी बढ़ा है और बी भी बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये गैप भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमको लगता है कि घटेगा लेकिन बढ़ेगा। अरे क्लियर है? अब सोचो और एक बात सोचो, मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें, हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक स्फेयर ये है, देखो सोचना, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल्स आते हैं भर भर के। और एक स्फेयर ये है,
इसका भी वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम v है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा है। इसका टेम्परेचर हम T से बढ़ा रहे हैं 2T, इसका भी टेम्परेचर हम T से बढ़ा रहे हैं 2T। किस में वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? इतना तेज बोलो तो ना, बिना सोचे समझे, तो हमको बहुत खतरनाक लगता है बाप। बोलो, सोच समझ के थोड़ा आंसर करो, किस में वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा? किसमें, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? मॉलिक्यूल्स ज्यादा किसमें? तो यहां रैंडमनेस ज्यादा होगी ना, तो इधर एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए ना। गधा, दोनों बराबर। तेरे पास क्या तरीका है अलग अलग देखने का यार? फॉर्मूला क्या है अपने पास? V इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा डीवी इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना भाई। हम कह रहे हैं इसका भी वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, गामा दोनों का सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम है, तो एक्सपेंशन भी दोनों में सेम होगा। कॉमन सेंस ना लगाओ बस, दोनों में एक्सपेंशन सेम होगा। अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, हम कह रहे हैं ये शीट है, इस शीट के अंदर ये कैविटी है, आसान आसान पूछ रहे हैं, बताओ। हम कह रहे हैं कि इसका रेडियस ए है और बाहर वाले का रेडियस बी है सॉरी इसका लेंथ बी है, इसका ब्रेड्थ सी है, जो भी मान लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, सी, तीनों बढ़ेंगे। क्लैरिटी है? ए बी सी तीनों में एक्सपेंशन होगा। कई बार हमको ऐसा लगने लगता है कि सर बाहर वाला बढ़ेगा तो ये तो घटना चाहिए, ऐसा हमको फील आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि सब बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर ये घटा मतलब अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पास पास आए। सोचो ना, अगर ये घटा तो इसका मतलब क्या है? यहां जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे क्या वो पास पास हो गए? और टेम्परेचर बढ़ाने से ये कभी संभव है कि दो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाए? नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? अब सोचो एक इस पे बहुत अच्छा सा सवाल है, ये देखो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये रहा, देखो क्या कह रहा। कह रहा है एसटीपी, एसटीपी का मतलब समझते हो ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। A rod is hung from the frame as shown in figure, leaving a small gap between the rod and the floor. The frame and the rod system is heated uniformly up to 350 Kelvin. Then दोनों को हीट कर रहे हैं, तो पहला कह रहा है the rod will never touch the floor in any case. दूसरा कह रहा है कि if alpha of rod is greater than alpha of frame, कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा? रॉड। कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा? रॉड। तो रॉड का एक्सपेंशन तो ऐसे ही होगा ना, अरे होगा ना, पक्का ना। इसका एक्सपेंशन कम होगा और इसका एक्सपेंशन ज्यादा। इसका एक्सपेंशन क्या बाहर की तरफ होगा? अरे भाई ये ऐसे ही तो बढ़ेगा रॉड को लेके। अब रॉड नीचे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि रॉड है तो रॉड में इलोंगेशन बस किसके अलोंग कंसीडर किया जाएगा? लेंथ के अलोंग। इसमें जल्दी जल्दी इलोंगेशन हो रहा है, इसमें धीरे धीरे, तो क्या ये टच कर सकता है? अरे कर सकता है ना, हाँ, तो मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। अच्छा तीसरा वाला पढ़ लो, अगर रॉड का अल्फा कम है और इसका अल्फा ज्यादा है, तो क्या ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसे बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा ना, यूनिफॉर्म वायर है, ऐसे खुलेगा ये, तो जब खुलेगा तो इसमें एक्सपेंशन धीरे हो रहा है और इसमें एक्सपेंशन तेज, तो क्या ये कभी टच करने देगा? तो ये कह रहा है देन रॉड में टच द फ्लोर। नहीं, नन ऑफ द तो मान लो है ही नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? दूसरा। ये बढ़िया छोटे छोटे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं यहां से, ठीक है। अब सुनिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखियो, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, बहुत कॉमन सेंस लगाना, जितना पढ़ चुके हो अब इसमें कोई नई सीख नहीं है, अब सब एज इट इज अपने पुराने ढर्रे पर चलेगा। पहले टेम्परेचर टी था, अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या एल बढ़ जाएगा? एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एल के की रूट एल के, एल के की रूट एल के। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या जी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या 2 पाई पे पड़ेगा?
अच्छा, अगर हम इसको एरर वाले मेथड से जाएं तो डेल्टा टी बाई टी बराबर क्या लिख सकते हैं? अरे ये बताओ, क्या तुम टी बराबर सी रूट एल लिख सकते हो? क्योंकि और सब तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी बाई टी बराबर क्या लिख सकते हो? अरे सी तो गया, कांस्टेंट था, और एल की पावर 1/2 डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हो। और अगर तुमको बुरा ना लगे तो डेल्टा एल बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूं? एल्फा डी टी। क्या लिख सकता हूं? एल्फा डी टी। इसको टेम्परेचर टाइम को टी से डिनोट करो। पता चला भाई साहब, सर टी से टी काट दीजिए, तो ये डेल्टा टी हो गया ना। टाइम में चेंज बहुत छोटा होता है तो इसको डी टी बाई टी बराबर लिखा जा सकता है 1/2 एल्फा डी टी। अब सोच, मेरा एल्फा कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, क्या मैं सवाल बना सकता हूं? बना सकता हूं ना। खत्म, बात हो गया, इतना ही चेंज आएगा। अब मान लो मुझसे कह दिया कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिस रस्सी से लटका है उस रस्सी का एल्फा तुमको दे रखा है कुछ, मान लो 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, ये तुमको अल्फा दे रखा है। तुमसे कहा कि अगर तुम इसका टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, या ऐसे कर लो 23 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर देते हो, बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, बोल भाई। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज होगा? बोलो। यही सवाल ही बनेगा, एकदम सीधी अंग्रेजी, कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक वायर से लटका हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है, टी का वैल्यू 23 डिग्री सेल्सियस से कहां जा रहे हैं? 30 डिग्री सेल्सियस। मेरा अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल? नेता, कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट है ना। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखो, केल्विन में रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। क्या बनेगा यहां से, देखो, बोलो। डी टी बाई टी बराबर 1/2, एल्फा का वैल्यू कितना है? एल्फा का वैल्यू कितना है? 10⁻³ और dt कितना है जी? dt कितना है? 7। अरे क्लियर है क्या? यहां पर केल्विन लिखा होता तब भी आप 7 ही लिखते, लिखते ना। तुमको परसेंटेज चेंज चाहिए क्या? इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे? अरे हाँ भाई, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन टी 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻1 हो जाएगा। क्या 0.35 आ जाएगा? पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हमको तो साला कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। क्या इस 100 से ये -3 काट दें? अरे काट दे ना, तो क्या बचेगा? -1। और यहां पे कितना? 3.5 इंटू 10⁻⁻1, क्या 0.35% आ जाएगा? दैट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? यस सर। एक बात ध्यान दे रहिएगा, और इंपॉर्टेंट बात, क्या कई बार आपके दिमाग में ये थोड़ा सा एक अलग असर डालेगा, लेंथ भी दे देगा। क्लियर है? पेंडुलम का लेंथ भी दे देगा, और कहेगा टेम्परेचर तुम 23 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो। 23 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ाए हो? 100। अरे क्लैरिटी है? चलो करके बताते हैं, इधर देखो, चलो तुम खुद करना। मान लो हमने तुमसे कहा कि ये एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का लेंथ दे रखा है 2 मीटर। क्लियर है? ये पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या इसका टाइम पीरियड बता सकते हो? 2π√L/g, 2π√L/g, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि इसका अल्फा दे रखा है सेम 10⁻³ पर केल्विन, और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो इसका 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, मैं पूछा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या करेंगे? क्या हम यही फॉर्मूला लगा देंगे? डेल्टा टी बाई टी बराबर 1/2 एल्फा डी टी लगा देंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज ज्यादा है। तो क्या करोगे?
टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा है ना। कितना है, कितना है, कितना है, रहे कि नहीं है? यस। ये बताओ, ये लेंथ कितना था? 2 मीटर। कितना था? 2 मीटर। समझना ध्यान से, जब तुम फाइनल लेंथ निकालोगे तो क्या लिखोगे? फाइनल लेंथ सोचो, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल बराबर एल्फा एल डी टी, यही तो फॉर्मूला है। डेल्टा एल का मतलब क्या है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। चलो चलो पे तुम डेल्टा एल निकालो। डेल्टा एल बराबर एल्फा क्या लिखोगे? एल्फा क्या? 10⁻⁻3। एल कितना? एल कितना? एल कितना? 2। भाई सोच समझ के, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ोगे तुम्हें मजा आएगा यार, मैं सही बता रहा हूं, बहुत आसान चैप्टर है। dt कितना? क्या केल्विन में कन्वर्ट करें? कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 80 दूना 100, 10⁻⁻3 की तो कितना? 0.016 ऑफ एल। अरे आया, ये बताओ, हा? हा? अरे 0.16 मीटर, सॉरी 0.16 मीटर। 2 का 0.16 देखो कितना परसेंट होगा? 2 का 0.16 कितना परसेंट होगा? 0.16 डिवाइडेड बाई क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 8 16, कितना? 0.0। अरे क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं? कितना आया? 8%। 0.08 होगा ना? 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 100% कितना आया? अरे 8% आया क्या? 8% तुम्हारे हिसाब से बहुत बड़ा चेंज है कि ठीक ठाक चेंज है? बड़ा चेंज है क्या? नहीं। जब 10% के नीचे का चेंज आए तो तुम उसको क्या सिंपल कैलकुलेशन के साथ जा सकते हो? जा सकते हैं। इसी फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, हमको कंफ्यूज करने के लिए एल दे दिया, हमने कहा कि अब सर परसेंट सिंस टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा है तो हम निकालेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। कई बार हमारे दिमाग में एक ख्याल आ जाता है जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है? एल्फा। और एल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी? बहुत छोटी है ना। तो एल्फा dt, अगर dt आपका बड़ा भी है तो वो एल्फा को और छोटा कर देता है, एल्फा dt को छोटा कर देता है। ये एल्फा हम 10⁻⁻3 लिखे, जनरली 10⁻⁻4 के रेंज में होता है, और यही 10⁻⁻4 हो जाएगा तो क्या ये 0.8% हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा, और छोटा हो जाएगा। तो इसमें अगर टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस का भी आ रहा हो तब भी आप अपने सिंपल फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दीदी नींद आ रहा है? खूब सोए हैं 9 9 10 10 बजे तक सर। चल ए भाई सुनो, नेता बताओ, इसका मोटा मोटा हिसाब समझ आया कि नहीं? पल्ले पड़ा? क्या क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा भी हो तब भी क्या हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं ना। हाँ, लिख लीजिएगा यहां पे, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो तब भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा। लग जाएगा तो क्या बनेगा भाई बताओ? बोलो भाई, बोलो भाई। डेल्टा टी बाई टी क्या लिखोगे? 1/2। एल्फा कितना है जी? एल्फा कितना है? 10⁻⁻3। और डी टी कितना है? 80। ये कितना हो जाएगा? 40। डेल्टा टी बाई टी कितना है? परसेंटेज चेंज कितना आया? 0.04। मतलब कितना परसेंट? परसेंटेज चेंज कितना? परसेंटेज चेंज कितना? 4%। खत्म बात। अरे क्लियर है? तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, दूसरे वाले से निकालोगे तो 4.01 4.02 निकल के आएगा, कोई फर्क पड़ना नहीं।
तो लेकिन तुम्हारा समय बच जाएगा, तुम एक लाइन में इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, नोट करो इसको। बायोमेटालिक नहीं लिखा है क्या? लिखो, चलो जल्दी करो जल्दी करो। मेरी नाकामियों तुम्हें कैसे दुनिया। तो दोनों जनी के याराना से ना हम बहुत परेशान होते बाबू। मार कही लो। पेन रखे हो बैग में कि नहीं है? है तो उससे, वो पेन किसका है? तुम्हारा है? जाने दो। नेक्स्ट स्लाइड। अरे इसमें क्या नोट करना है, जल्दी लिखो, ये सब सस्ती सस्ती चीजें हैं। इसी सर्किट को ऐसे उल्टा जोड़ दिया जाता है तो अलार्मिंग डिवाइस बन जाती है। चले भाई, लिख लो, फट से लिखो। हो गया जी? ओ जी, हो गया। जल्दी लिखो। टणा, टणा, टणा। बहुत बोर हो गया था मैं घर पे छुट्टी, और मन कर रहा था अब कोचिंग खुल जाए यार। सही में यार। हाँ भाई सही है। मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ए भाई, ये आगे बढ़ा जाए यार। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया। ए भाई, ये चलो आ जाओ। ए बाबू कितना धीरे लिखा था यार। दो तो डायग्राम बना के 4 लाइन लिखेगा, 4 शब्द उतना नहीं लिख पा रहे हो यार, था जल्दी जल्दी लिखो।
इस हफ्ते में थर्मोडायनेमिक्स छू देना है, केटीजी खत्म करके थर्मोडायनेमिक्स टच कर देना। पता है खूब क्लास है भाई, कल भी 2 क्लास है, परसों भी 2 क्लास है, फिर उसके बाद एक क्लास है। इस हफ्ते खूब क्लास मिला है। नए बात संडे को भी पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे लपेट उपेट के। क्योंकि देखो भाई, हम लोग को ना कोशिश यही करना है कि 28 फरवरी के बाद एक दिन भी सिलेबस जाना नहीं चाहिए। बस 28 फरवरी आखिरी दिन है। उसके बाद जो 28 फरवरी तक अपना 60 से 70% सिलेबस भी बांध के रख पाया ना, हम गारंटी दिला रहे हैं फिजिक्स उसका ऐसा सब्जेक्ट नहीं बनेगा जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन ना हो। लेकिन 60 से 70% सिलेबस बांध के रखना है, और उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स बांधे रहोगे तो कुछ भी सीख लोगे फिजिक्स का, लेकिन अगर मैकेनिक्स नहीं आता रहेगा तो कुछ नहीं सीख पाओगे, ये भी जान लो। एक तो ईएमआई समझ आ जाएगा, एक तो एसी समझ आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा मॉडर्न समझ आ जाएगा। ऑप्टिक्स में भी आ जाती है मैकेनिक्स, बट अभी तो तुम्हारी वाली ऑप्टिक्स तो बहुत आसान है, एकदम सस्ती। मैकेनिक्स तो भाई मैग्नेटिज्म तो फुल मैकेनिक्स है, पूरा सर्कुलर मोशन है, पूरा सर्कुलर मोशन है भाई साहब। फोर्स से फोर्स चलेगा, फोर्स और टॉर्क और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंडिपेंडेंट टाइप आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, चलो ये लो। 12वीं क्लास आसान है, 11वीं क्लास टफ है। उसके 2 कारण है। 12वीं में थोड़ा बोर्ड देना रहता है तो थोड़ा सा तो सीरियस रह जाते हैं। नहीं, कुछ लोग का तो कॉपी खेत में लिखा गया है। वो तो कितने भाई, कौन कौन ऐसा है जो 12वीं क्लास का एग्जाम खुद से नहीं लिखा है? कोई है? अच्छा, लिखे खुद हो, छाप के लिखे वो एक अलग बात है। मेरा मेरा छोटा भाई था, तो मतलब है, था नहीं है, तो हमारा 2013 में उसका 12वीं क्लास था। तो उस साल हमारे घर में हमारे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसका 12वीं क्लास हो नहीं पाया था। जिस टाइम हुआ था वो एग्जाम वाला दौर ही चल रहा था, तो छूट गया था, और अटेंडेंस बहुत शॉर्ट थी। तो हमने उसको कहा कि तू ड्रॉप ले ले, 12वीं दोबारा से कर लेना। तो ड्रॉप ले लिया उसने। फिर कह रहा कि भैया अब दोबारा मेरे पढ़ने की इच्छा नहीं बची है, फिर से मैं 12वीं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं, तो तू प्रिपरेशन कर ले। तो वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। थोड़े दिन पढ़ा, लेकिन वही था कि घर का माहौल थोड़ा खराब था, तो स्थिति परिस्थिति गड़बड़ थी, तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता था उसका। बस केवल ऐसे ही था कि इमोशनल सिचुएशन खराब थी, इस वजह से पढ़ने का मन नहीं करता था, तो नहीं पढ़ा। तो हमने उसका एक यूपी बोर्ड में एडमिशन करा दिया। तो वहां पे क्या होता था कि डिक्टेशन बोला जाता था, इमला, और लिखता था। अंग्रेजी का पेपर था। अब वो बेचारा पढ़ा हुआ दिल्ली में, तो वो वेयर को भी WHERE को भी वेयर पढ़ रहे हैं, WERE को भी वेयर पढ़ रहे हैं, और वो दोनों को वेयर लिख दे रहा है। तो ये था कि मिड ऑफ द टाइम मैं, जुगाड़ था, हम लोग वहीं बाहर बैठे थे, वहीं बाहर से क्वेश्चन सॉल्व करवा करवा के सोल्यूशन की पर्ची बना बना के भेज रहे थे। मिड ऑफ द टाइम ऐसे मैं घुस गया स्कूल में। मैं देख रहा हूँ अंग्रेजी पता नहीं क्या का क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा? तो कर जो बोले वही लिखे। तो फिर उसकी पूरी कॉपी रिजेक्ट करवा के जब क्लास खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम खत्म होने के बाद बैठा पूरा अंग्रेजी लिखवाए। तो ठीक था, मतलब हो गया। 94% उसका आया था। तो भाई आएगा ही ना यार। बट ये है कि बहुत लेबोरियस था, बहुत मेहनती था, तो लाइफ में अच्छा कर ले गया, सेटल्ड है। अभी वो मारुति मारुति सुजुकी में असिस्टेंट मैनेजर है, पावर प्लांट, उसमें मारुति सुजुकी प्लांट में, गुड़गांव। तो ये है कि मतलब किस्मत अच्छी थी उसकी, भगवान ने उसके जीवन में सुख लिखा था। उसके जस्ट पहले वो 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। जस्ट उसका इंजीनियरिंग खत्म हुआ था, एज एन इंटर्न उसी कंपनी में ज्वाइन किया था, और उसी कंपनी में करते करते पहले ज्वाइन किया तो 7,000 रुपए थी, 7,000 से 15,000 रुपए हुई। फिर उसका एक कंपनी का ऑफर आया तो शायद बढ़ा बढ़ा के 18,000 कर दिया था। मारुति सुजुकी में उसने इंटरव्यू दिया, रिटर्न दिया, डेमो दिया, हो गया। तो वो उस पूरे लॉट में इकलौता ऐसा बच्चा था जो सेलेक्ट हुआ था, जो बस केवल 1 साल के एक्सपीरियंस पे सेलेक्ट हुआ था। बस बातें बहुत अच्छी कर लेता। गया था डिजाइनिंग का इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू चल रहा था प्रोडक्शन का। तो तुरंत खट से स्लाइड चेंज करके प्रोडक्शन की स्लाइड बना के जाके लपेट वपेट के चला आया, 2-4 इमोशनल एंगल खेल के आ गया, हो गया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया भाई। अब बढ़िया मौज है। हाँ, नहीं खुद मारुति यूज करता है भाई।
ब्रेजा यूज करता है, मारुति का भक्त है वो। हाँ, इतना ईमानदार एम्प्लॉय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो कहता है वैगनार भी 5 स्टार है। चले भाई, हो गया, ये लिखो। डॉक्टर बन जाओ तुम लोग यार, बढ़िया मजा आ जाए यार। मर्सिडीज वर्सिडीज बहुत छोटी चीज हो जाएगी यार। बन तो जाओ, हाँ वही है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लग जाएगा, 35 से 40 साल लग जाएगा। हाँ, ख्याल रखो अपना, ट्रांसप्लांट करा लेना पैसा रहेगा तो। MS धोनी का बाल देखे हो, सब ट्रांसप्लांट है, जबरदस्त। पैसे करवा लेना, पैसा रहेगा तो क्या दिक्कत है। हाँ, हार्दिक पांड्या, उसने भी कराया क्या? मोहम्मद शमी आजकल तो बहुत आसान हो गया ये सब, धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और आसान हो जाएगा। जब तक तुम गंजे होगे तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब विग लगा के बैठ जाना यार, तुम पहले मर्सिडीज लायक बनो तो। डॉक्टर बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से बन जाओगे। अब वो मैं BHMS वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, MBBS वाले डॉक्टर से। MBBS, MS, MD, फिर एक आध स्पेशलाइजेशन, PG के बाद स्पेशलाइजेशन, तब जाके कुछ बनोगे। PG के बाद भी स्पेशलाइजेशन होता है, भयंकर भयंकर, सुपर स्पेशलिस्ट। हाँ हाँ, पैसा तो अच्छा मिल जाता है। हाँ, नहीं गवर्नमेंट में नहीं आता, तो प्राइवेट कर कहाँ पाओगे, अभी तो रूल है ना कि 3 साल करना पड़ेगा ना। 3 साल उसके बाद एज एन गवर्नमेंट भी तो काम करना पड़ेगा। अगर आप यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज से करते हैं, यूपी में भी है कि अगर आप KGMC से या फिर इधर जो है अपने, हाँ, एम्स में बॉन्ड नहीं है। हाँ ठीक है, अरे कोई बात नहीं यार, गवर्नमेंट जितना तुम प्राइवेट में कमाओगे ना, गवर्नमेंट उतनी फैसिलिटीज भी तो दे देती है, ये भी तो सोचो ना। और फिर गरीबों के लिए काम करो ना यार, कुछ तो मतलब एम्बिशन रखो ना लाइफ में यार, अच्छे डॉक्टर बनो तो करो। अब जैसे हमारे उधर एक हॉस्पिटल है SGPGI लखनऊ में, वहां के डॉक्टर्स जिस घर में रहते हैं भाई, जो बंगलो मिलते हैं डॉक्टर्स को रहने के लिए, वो बंगला लगता है साला, अगर आदमी रेंट पे लेने जाए तो कम से कम 2 लाख रुपया रेंट लगेगा उसका। हाँ, भौकाली मस्त E टाइप बंगलो, और 1 एकड़ में एक बंगला बना हुआ है, 2 बंगला बना हुआ है, गार्डन है, बढ़िया भौकाली घूम रहे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं, तो है। SGPGI में MBBS नहीं होता, उसमें बस केवल वो होता है PG, रेजिडेंट वाला। हाँ, भौकाली है भाई, बहुत भौकाली है। बस अगले साल वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, मैं चला जाऊं लखनऊ, अपने शहर, अपने घर है यार। हाँ भाई, अब इधर ध्यान से सुनो। हाँ भाई, चले आगे बढ़े, हो गया ये? अरे हो गया, ब्रेक नहीं, थर्मल स्ट्रेस इसको खत्म कर ले बस, मुश्किल से 20 मिनट्स, 20 मिनट, 20 मिनट छोड़ के फिर यही टॉपिक शुरू करेंगे, क्या फायदा है। सुनो 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 सुनो, ये बताओ, हाँ भाई सुन रहे हैं, ब्रेक भाई। थर्मल एक्सपेंशन एंड स्ट्रेस इन सॉलिड्स, थर्मल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इन सॉलिड, ये सोचो, अगर हम कहें कि ये तुम्हारे पास एक रॉड है, इसका लेंथ कितना है L, ध्यान से सुनना, रॉड की लेंथ कितना L, इधर से भी फिक्स है और इधर से भी फिक्स है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या ये इलोंगेट होना चाहेगा, लेकिन हो पाएगा नहीं, तो क्या स्ट्रेस पैदा होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेस होगा ना भाई। देखो क्या होगा, ये इलोंगेट करना चाह रहा था कितना, फाइनल लेंथ इसकी कितनी हो गई L+Δ L, लेकिन क्या ये Δ L इलोंगेट हो पाया? नहीं। इसमें एक बहुत बड़ी गलती है, हर जगह गलती है, उसको सही करा जा सकता है, लेकिन उससे सही करने से अपने को कोई फायदा होगा नहीं, हो सकता है कंसिडरेबली उसको एज एन मिस्टेक काउंट कर लिया जाए।
बट देखिए क्या है कि यहां पर लेंथ कितना है L, यहां पर कितना है L प्लस डेल्टा L। क्या ये इतना एक्सपेंड करना चाह रहा था? अरे चाह रहा था ना, लेकिन क्या कर पाया? नहीं कर पाया। नहीं। क्या मैं इसकी ऐसी एक एनालॉजी समझ सकता हूं स्ट्रेस वाली, कि एक रॉड है मेरे पास L प्लस डेल्टा L लेंथ का, कितने लेंथ का? L प्लस डेल्टा L। इसको मैंने कंप्रेस करके L लेंथ का बना दिया। क्या कंप्रेस करके L लेंथ का बनाए हैं तो इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ है कि नहीं? क्या जितना स्ट्रेस यहां डेवलप होगा उतना ही यहां होगा? अरे हां कि ना? बात समझ पा रहे हैं? इसको कितना एक्सपेंड करना था? डेल्टा एल। अगर ये डेल्टा एल एक्सपेंड कर जाता तो इसमें कोई स्ट्रेस आता? कॉमन सेंस लगाइए, तनाव कब आता है अंदर से? जब बाहर से प्रेशर पड़ता है। इसको एक्सपेंड करने की चाहत थी, इसकी चाहत पूरी हो गई। कोई तनाव है जीवन में? कुछ नहीं। जो चाहो वो मिल जाए तो कोई तनाव नहीं है। अरे क्लियर है? तनाव कब है? जो चाहा वो मिला नहीं। यही दुख है जीवन का सर। चल इधर देख, यहां कितना था लेंथ L, यहां कितना हो गया L प्लस डेल्टा L। अब ये बताओ, जब तुम स्ट्रेन लिखोगे तो स्ट्रेन को क्या लिखोगे? स्ट्रेन क्या लिखोगे? थर्मल स्ट्रेन है, हीट की वजह से आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल को क्या लिखें? डेल्टा एल बाई एल को क्या लिखें? अल्फा डी टी। अल्फा डी टी ना। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाए हो इसका? एल प्लस डेल्टा एल कितना बढ़ाए हो? डी टी। डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ये हो गया थर्मल स्ट्रेन। लेकिन गलत है ये। अगर आपको यहां पर स्ट्रेन लिखना होगा तो यहां पर आप स्ट्रेन क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एल है कि एल प्लस डेल्टा एल है? एल प्लस डेल्टा एल है। स्ट्रेन ये है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। सिंस डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल तो वो इसमें कंसिडरेबल चेंज क्रिएट नहीं कर पाता है, इस वजह से हम यहां डेल्टा एल लिखते नहीं है। लेकिन है क्या? एल प्लस डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना। तो ओरिजिनल लेंथ ये थी कि ये थी? सोचो, ये है ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ है। इस ओरिजिनल लेंथ को जब आप डेल्टा एल कंप्रेस किए हैं ना, तब उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ है। बात समझ रहे हैं? इस जगह पर ये बताइए, क्या डेल्टा एल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है? बढ़ पाएगा तो आपको दिखेगा डेल्टा एल? नहीं। आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट किए हैं। वो हाइपोथेसिस ये है कि इसको मास्टर डेल्टा एल एक्सपेंड करना था। कितना एक्सपेंड करना था? अगर कर जाती तो कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होता। कर पाई क्या? नहीं। कर पाई क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? हम अगर इसका एक एनालॉगी बनाए तो हम कहें कि एक रॉड ले लो, उसका लेंथ है L प्लस डेल्टा L। कंप्रेस करके क्या कर दो? L। चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ क्या है? L प्लस डेल्टा L। लेकिन डेल्टा L कोई सिग्निफिकेंट चेंज क्रिएट नहीं करता, इस वजह से इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाता है? डेल्टा L अपॉन L। अरे नेता, बात समझ आ रही है? यस। डेल्टा L अपॉन L किसके बराबर है? अल्फा डी टी। ये हो गया स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे है कि नहीं? यंग्स मॉडुलस तुमको गिवन होता है, स्ट्रेस निकालना है, क्या निकाल सकते हो? स्ट्रेस क्या लिखोगे? y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन कितना है? अल्फा डी टी। स्ट्रेन कितना है? अल्फा डी टी। समझ आए? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब भाई फोर्स तो लगा है ना भाई, इसने इसको बढ़ने से रोका है तो फोर्स लगा है ना। आप यहां से यहां बनाओगे तो फोर्स लगाओगे ना। अरे हाँ कि ना यार? कितना फोर्स? फोर्स अपॉन एरिया बराबर कितना? वाई एल्फा डी टी। तो एफ बराबर कितना? वाई ए एल्फा डी टी। अब आप सोचो कि कितनी चीज हम याद करें, कितना फॉर्मूला याद करें, तो ये कोई याद करने लायक चीज लग रही है? नहीं। हमको क्या पता रहना चाहिए? स्ट्रेन कितना क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या अभी हम 10 बार ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं? किसके बराबर है? अल्फा डी टी। किसके बराबर है? और अगर मुझे स्ट्रेन पता है अल्फा डी टी, तो क्या मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूं? क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? यस सर। अरे क्लैरिटी है? हाँ। यहां इस पूरे हिस्से में, यहां से लेकर केटीजी थर्मोडायनामिक्स तक
आप केवल फॉर्मूला रटिएगा मत, हर एक फॉर्मूले को समझिएगा कि कैसे आया, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुआ तो आपका बिना मतलब का सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वही फॉर्मूला रिटेन करना आपको आता होगा तो हो सकता है कि आपको 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप यहां से यहां ये बना सकते हैं। लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए कि ये कैसे बनता है। अगर आप 10 सवाल लगा लेंगे, आप खट से रिलेट कर ले जाएंगे और खटाखट बनाते चले जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। पूरे थर्मल फिजिक्स में आप फॉर्मूला डिपेंडेंसी मत दिखाइएगा, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जिनको याद करना पड़ेगा और सब फॉर्मूले की समझ पैदा करनी है कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है। जब उसकी बनावट समझ आ जाएगी तो वो याद अपने आप होने लग जाएगा, आसानी से याद होगा। केवल रटोगे तो गड़बड़ाएगा। अब लेके मंत्र पढ़ रहे हो, एफ बराबर वाई है अल्फा डी टी, वाई है अल्फा डी टी, वाई है अल्फा डी टी, और सवाल नहीं लगा रहे और पता नहीं चल रहा है कि ये कहां से आया है, तो वहां जाके उल्टा पुल्टा लिखोगे। कभी लगेगा यंग्स मॉडुलस ऊपर था कि नीचे था। बात समझ रहे हो ना? चल आओ देखो, ये हमारे पास हो गया थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन। अब सुनो, ये देखो सवाल देखते जाओ। कह रहा है कि स्टील टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक स्टील टेप है, कितने डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट मेजरमेंट दे रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, कह रहा है अ पीस ऑफ वुड इज बीइंग मेजर्ड विथ स्टील टेप एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? द रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप। द रियल लेंथ ऑफ द गिवन पीस ऑफ वुड मस्ट बी लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, कैन नॉट से। वुड जानते हो क्यों यूज किया है? वुड क्यों यूज किया है? क्योंकि वुड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उसको आप हीट दोगे उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। चाहे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो, चाहे 20 डिग्री सेल्सियस पे रखो, 30 पे रख लो, 40 पे रख लो, उसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। तो ये बताइए, ये सही रीडिंग कितने डिग्री सेल्सियस पे दे रहा है? 20। मतलब स्केल इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब उसके ऊपर नंबर्स लगाए जा रहे थे तो उस समय टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर घट गया क्या? अरे टेम्परेचर घट गया ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई टेम्परेचर अगर तुम घटा दिए, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो जो कैलिब्रेशन पॉइंट थे वो पास पास आ गए कि दूर दूर? पास पास की दूर दूर? पास पास ना। अब सोच, उसने मेजर कितना किया है? 25। कितना? 25। तो बताओ 25 से ज्यादा एक्चुअल लेंथ क्या है? 25 से ज्यादा है कि 25 से कम है कि 25 के बराबर है? सोचो सोचो, ध्यान से सोच के। हम कह रहे हैं बाबू, हम कह रहे हैं भैया, ये देखो, ये 25 सेंटीमीटर का वुड था, ये 25 सेंटीमीटर का वुड था। सुनना, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या यहां 25 वाला नंबर था? अरे था कि नहीं था? कॉमन सेंस लगाओ। अब सोचो, ये वुड तो कितने सेंटीमीटर की है? 25 सेंटीमीटर की। 20 डिग्री सेल्सियस पे ये 25 वाला मार्क यहीं रहेगा कि आगे बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा ना। तो ये जो मेजरमेंट है वो क्या है? 25 से ज्यादा कि 25 से कम? द रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप। टेप पे 25 सेंटीमीटर है। क्या लकड़ी 25 सेंटीमीटर की है? 25 से ज्यादा है कि 25 से कम? अरे दादा हो, हे मालिक हो, हे प्रभु हो, ये बताओ, ये बताओ, सुनो सुनो, इसका ये लेंथ कितना है? यहां पे क्या 25वां नंबर आया है? अरे आया है ना। ये कितने डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं ना। यहां पे कौन सा बार आया है? 25वां बार। हर बार एक 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 सेंटीमीटर का है। ये कितने सेंटीमीटर का है? 25 सेंटीमीटर का। क्या वुड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है? नहीं। जब तुम 20 डिग्री सेल्सियस पे इस स्केल से जो मेजर किए हो, इस स्केल से जो मेजर किए हो, वो 25 से ज्यादा मेजर किए हो कि 25 से कम? अबे ये एक्सपेंड करेगा तो 25 तो कहीं यहां चला गया ना। तो एक्चुअल लेंथ 20 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ आएगी वो एक्चुअल लेंथ होगी ना। तो वुड की एक्चुअल लेंथ 25 है क्या? 25 से ज्यादा है कि 25 से कम? अभी भी ज्यादा लग रहा है यार तुम लोगों को। कैसे गधा हो बे, कैसे खच्चर आदमी हो यार तुम। अभी ये सबसे सस्ता सवाल है कैलिब्रेशन का। अभी यहां भी मैं स्टील प्लेट लिख दूं ना, नानी याद आ जाएंगे अभी तुमको कैलिब्रेशन पढ़ने में। ये दोनों चेंज होंगे।
इतना छोटा सा बात नहीं रिलेट कर पा रहे हो, लकड़ी अपनी जगह से नहीं हिल रही है। इसने 0 डिग्री सेल्सियस पे, सुन सुन, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रीडिंग मेजर की वो क्या है? 25। क्या है? क्या है? 25। कॉमन सेंस चाहिए यार। अब तू सोच, जब तू 20 पे लेके आएगा तो इसके बार्स क्या इसकी अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आएंगे? क्यों? क्योंकि कैलिब्रेशन कितने डिग्री सेल्सियस पर था? तो 25 यही रहेगा कि आगे बढ़ जाएगा? अरे सबके बार्स खुलेंगे ना भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ये एक्चुअल लेंथ मेजर कर रहा है इस वुड का, वो 25 है या 25 से कम? 25 तो आगे चला गया ना भाई, तो 25 से कम हो गया ना, तो आंसर क्या होगा? लेस देन 25 सेंटीमीटर। अरे यार, अगर यही तुम 50 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रहे होते तो 50 डिग्री सेल्सियस पे तुम क्या मेजर करते? सोचो। मान लो हम कहते हैं कि हम इसी लेंथ को 50 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किए, 50 डिग्री सेल्सियस पे हम मेजर किए हैं कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता? 20 डिग्री सेल्सियस पे 25 वाला बार यहां आता कि पास आ जाता? पास आ जाता ना। तो यहां 25 होता कि 25 से ज्यादा? तो एक्चुअल लेंथ इसकी 25 से ज्यादा है कि नहीं है? नहीं आ रहा है? कहा दीदी नया होता ना, जानते कहां दिमाग लगाना पड़ रहा है, सब पता हमको किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। अरे नेता, इतनी सी बात, कॉमन सी बात समझो कि ये 25 का मार्क है कि नहीं है? है ना? कितने टेम्परेचर पे है? हम क्या कह रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे? 50 डिग्री सेल्सियस। तुम बस इतनी सी बात सोचो कि जब तुम्हारा टेम्परेचर घटेगा तो ये मार्क यही रहेगा कि पास आ जाएगा? पास आ जाएगा। तुम्हारा कैलिब्रेशन टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस में 25 सेंटीमीटर का मार्क यहां रहेगा, कहीं यहां पहुंच जाएगा, यहां आएगा ना। तो इस समय जो रीडिंग मेजर कर रहा होगा स्केल, वो 25 से ज्यादा मेजर कर रहा होगा कि 25 से कम? 25 से ज्यादा। अरे भाई यहां 26, 30, 28 कोई सा भी मार्क आएगा ना, दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वुड ना। नहीं आ रहा है? तो एक्चुअल लेंथ 25 से ज्यादा, यहां एक्चुअल लेंथ 25 से कम। कॉमन सेंस है यार। सोचो, ये सवाल देखो क्या कह रहा, द वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 0.15%। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? V है, डेल्टा V है या डेल्टा V बाई V है? डेल्टा V बाई V है। कितना है? 0.15%। लगा दिया, यहां से भी परसेंट हटाया, यहां से भी परसेंट हटा दिया। When the temperature is raised by 24 degree Celsius, when the temperature is raised by 24 degree Celsius, तुमसे क्या पूछा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो गामा लिखे कि 3 अल्फा लिख दें? क्या लिख दें? 3 अल्फा। और dt कितना? 24। कहां से रेज किए हैं, कितना रेज किए, इसका अपने को कोई ज्ञान नहीं है। क्या डायरेक्टली पता है कि dt 24 डिग्री सेल्सियस है? अरे है कि नहीं है? और अगर मान लो अल्फा कह देता, यहां पे पर केल्विन आंसर दे देता। देखो ऐसी जगहों पे गलती होता है, तुमको रेफरेंस नहीं दिया किसी चीज का, तुमको डायरेक्टली ये क्या लिखा है? 24 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा का आंसर पर केल्विन लिखा होता। अगर ये पर केल्विन लिखा होता ना, 50% से ज्यादा लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते। समझ रहे हो कि नहीं? चाहे केल्विन में डिफरेंस देखो, चाहे डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस देखो, डिफरेंस के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो dt आपको दिख रहा है 24 डिग्री सेल्सियस, ये dt 24 केल्विन भी है। क्या पढ़ा रहा है? कैसे? हम तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते थे, 273 ऐड करते थे। सोच, समझ रहा ना क्या बात है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सोच, अगर ये रहा होता 100 डिग्री सेल्सियस और ये रहा होता 75 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी 76 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस कितने का आता? 24 का डिफरेंस आता। अब सोच, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेगा तो क्या लिखेगा भाई? 373 माइनस 76 में भी तो 273 ऐड ही करोगे ना, तो दोनों का 273 कट जाएगा। तो इसका डिफरेंस 24 डिग्री सेल्सियस लिखो या 24 केल्विन लिखो, क्या दोनों का मतलब सेम है? अरे है कि नहीं है? है। तो ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे।
तो यहां से भाई साहब अपने पास क्या अल्फा निकाल सकते हैं, 0.15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 24। अरे क्लियर है क्या था? हाँ भाई, क्या जा रहा है ये? डेल्टा वी बाई वी 0.15, 0.15%। अरे तो 0.15 बाई 100 भी तो होगा यार, बोलते नहीं हो भाई तुम लोग यार। हाँ भाई कितना? हाँ भाई, सेकेंड आंसर कितना आ रहा है? ये लिखे हो ना, डेल्टा वी बाई वी बराबर 0.15 बाई 100। क्लियर है ना? अरे परसेंटेज हटाओगे तो भाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। खत्म बात, सॉल्व कर लो, अल्फा जो आ जाए वो आंसर है। कितना आ रहा है? सेकेंड आ रहा है क्या? कैसे यार, 15 से कटेगा क्या? अब जो भी आ जाए, मतलब कैलकुलेट करना वो तुम्हारी सोल जिम्मेदारी है। ये बताओ, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्रास रॉड बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 1%? क्या कर सकते हो? अरे कर सकते हो, क्या इंक्रीज करना है? लेंथ कितना परसेंट? क्या तुमको अल्फा गिवन है? क्या डीटी निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? डेल्टा एल बाई एल बराबर कितना? अल्फा डीटी। अबे यार, क्या टाइम पास चीजें। 1% का मतलब 1/100। अल्फा कितना? 2 × 10⁻⁵। 1 2 3 4 5। और डीटी कितना जी? डीटी निकालना है क्या? हो गया डीटी कितना? कितना? 10⁻³ 1000/2 मतलब कितना? 500। क्या है यार, कठिन लग रहा है? जिपमर का है ये, देख ये बढ़िया सवाल है, बना देख कौन बनाता है। टू रॉड्स ऑफ लेंथ, कौन कौन सा? एल एंड 12। फर्स्ट गलत है, तो कॉमन सेंस नहीं लगाते हो यार। नहीं आ रहा है, पेन चलाओ आएगा। जैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हो ना, उस हिसाब से सोचो ना, बनेगा। कह रहा है गिव द टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड 12 हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2 अल्फा। वो 2l है, 2 दूना 4, ऐसे ही दिख रहा है यार। 4l हो गया, 4 1 5, 5/3। थर्ड आ रहा है देखो। ये बताओ सुनो, ये लेंथ कितना है? l। ये लेंथ कितना है? 2 है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, इसका कितना? 2 अल्फा। तुमसे क्या पूछा है? द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कॉम्पोजिशन रॉड। तो कॉम्पोजिशन रॉड कितना बना, कितने लेंथ का? 3l। इसका अल्फा क्या? अल्फा इक्विवेलेंट लिख लें। अरे लिख लें। यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? डेल्टा L1। बोलो डेल्टा L1 क्या लिखोगे? अल्फा एल डेल्टा टी, क्या dt लिख लें। और यहां डेल्टा L2 क्या लिखोगे? 2 अल्फा, और L की जगह L की 2l। तो ये कितना हो जाएगा? अरे लिख लें क्या? 2 अल्फा इंटू 2l dt मतलब 4 अल्फा l dt। अरे हो गया। तो डेल्टा एल इक्विवेलेंट कितना है? डेल्टा एल इक्विवेलेंट कितना आया? 4 ये और 1 इसका, 4 1 5, 5 अल्फा एल डी टी। अरे क्लियर है? और अल्फा डेल्टा एल इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? 3l अल्फा इक्विवेलेंट डी टी, 5 अल्फा एल डी टी। क्या होगा? एल डी टी से एल डी टी कट जाएगा। अल्फा इक्विवेलेंट कितना? 5/3। क्या? अल्फा इक्विवेलेंट 5/3 अल्फा, 5/3 अल्फा। बताओ क्या खास बात है? तो वहीं से तो फॉर्मूला आया है ये। और क्या है इस फॉर्मूले में? क्या है बोलो?
L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, फॉर्मूला याद कर लो। अरे क्लियर है, पल्ले पड़ रहा है, आसान बात है, सिंपल। इसका इसका एक सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, खत्म। अब तुम या तो फॉर्मूला रट लो या थोड़ा सा फील करके समझ लो, ये समझ लोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। अरे क्लियर है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। ये सवाल देखो, when the temperature of rod is increased from T plus delta T, its moment of inertia increases from I plus delta I. If alpha be the coefficient of linear expansion of the rod, then delta I by I will be equal to, moment of inertia में कितना चेंज होगा बताओ, बताओ देखिए कौन बता पाता है, बोलो बोलो बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज निकालो। रॉड है ना, रॉड है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड का, ml²/12 लिख लो, ml²/3 लिख लो, जो मन करे वो लिख लो। कौन सा वाला, पहला वाला आंसर है, हमको लग रहा है दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए यार, क्या किए हो बताओ तो, क्या किए हो, क्या किए हो, एरर एनालिसिस से, अच्छा एरर बोलो यार, इरर इरर बोल रहे हो यार, थोड़ा अंग्रेजिया ठीक कर लो दादा। हाँ ए आ रहा है, आई बराबर क्या लिखे हो, सिंपल फॉर्मूला, कुछ भी लिख लो, ml²/3 लिख लो, ml²/12 लिख लो, चलो ml²/12 लिख लेते हैं, तो डेल्टा आई बाई आई कितना होगा, हाँ बोलो भाई, m/12 को बाहर कर लें, और यहां पे क्या, 2 डेल्टा एल बाई एल, 2 डेल्टा एल, हाँ 2 डेल्टा 2 डेल्टा एल बाई एल, क्लियर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, if alpha be the coefficient of linear expansion of the rod, then the value of delta I by I will be equal to, तो डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हैं, हाँ भाई, वो तो हट जाएगा यार, इसका तो कोई मतलब नहीं है, सुनो तो, m/12 को काट दें, ये हटा दें, क्यों, क्या चीज, यहां आई है ना, तो ये m/12 कैसे कटेगा, क्या कह रहे हो, हाँ मास चेंज नहीं हो रहा वो, अरे तो इसको हम लिख कर रहे हैं, इसको तो हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अरे भाई डेल्टा आई बाई आई, m/12 मेरा कांस्टेंट था ना, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, लो यही कह रहे हो ना लिखने के, 2 डेल्टा एल बाई एल लिख लो, तो लिख लो ना यार, यही लिख लो, तो आई बाई आई कितना, 2 डेल्टा एल बाई एल को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अल्फा डेल्टा टी, तो आंसर कितना हो जाएगा, डेल्टा आई बाई आई कितना, कितना 2 अल्फा डेल्टा टी। ये बताओ, इसने बोला है कि चेंज बहुत छोटा है, कब, नहीं तो बोला चेंज बहुत छोटा है, तो घर का खेती जॉन मनो है मान लियो, या कहीं लिखा है कि डेल्टा टी डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, हाँ भाई, तो जो मन करेगा वही मान लोगे, बताओ,
हाँ, अल्फा छोटा है, अल्फा छोटा है, तो अल्फा dt भी छोटा ही होगा। यही कहानी सुनना था, पता था तो अभी बोले तो नहीं हो। क्या बताए अभी शुरुआत में, क्या बताए? बताए थे ना कि dt हमको अगर बड़ा दिख भी रहा है तब भी हमारा अल्फा बहुत छोटा है, तो क्या अल्फा dt बहुत छोटा हो जाता है? हो जाता है ना नेता? और बताओ, अब यहां पे ये सब थर्मल एक्सपेंशन के कुछ सीधे सीधे सवाल हैं, इनको बनाना। चलो ये एक सवाल है, कौन सा वाला है? हाँ, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिंपल। ये देखो, अगर ये सवाल लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? क्या कह रहा है? एक स्टील वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, इज हेल्ड बिटवीन द टू फिक्स्ड सपोर्ट्स। इफ द वायर इज जस्ट टॉट एट 20 डिग्री सेल्सियस, वायर को कितने डिग्री सेल्सियस पे टाइट किया गया है? 20 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेंशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर घट गया तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा था, अरे चाह रहा था ना, लेकिन हो पाया क्या? नहीं हो पाया, नहीं। सोचिए अब यहां पर बात सेट होगी क्या, कि ये अपने पास लेंथ थी इसकी, किसी टेम्परेचर पर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत कॉमन सी बात पूछूंगा, ध्यान से सोच के बताना। लेंथ इसकी अभी भी उतनी ही है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन क्या इसके अंदर तनाव है? क्यों तनाव है? क्योंकि इसकी चाहत क्या थी? एक्सपेंड करने की, श्रिंक करने की? श्रिंक करने की ना। लेकिन क्या ये फिक्स पॉइंट ने इसको श्रिंक करने दिया? करने दिया? नहीं। तो इसकी एनालॉजी मैं क्या बना सकता हूं कि यहां पर लेंथ थी L, कितनी लेंथ थी? L, और यहां से ये बढ़ के कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा L। अरे नहीं आया, आया जी? यहां से जब आप इसको खींचिएगा तभी तो ये बड़ा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया? L, फाइनल लेंथ L प्लस डेल्टा L। इससे ये बना है, ये इसकी रिवर्स एनालॉजी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ L लेंथ है वायर का, अब वायर ठंडा हो रहा है तो वो श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। अरे क्लैरिटी है? वायर ठंडा हो रहा है तो श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। अब सोचो, अगर ये श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है तो क्या कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्या दोनों जगह आपने बांध रखा है? बांध रखा है ना। तो आप इसको श्रिंक कराने से रोकने के लिए क्या फोर्स इधर की तरफ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इस फोर्स का नेचर कैसा है? टेंसाइल। कैसा नेचर है? टेंसाइल। तो टेंसाइल फोर्स क्या इसको खींचेगा? तो हम ये कह लें कि एल लेंथ की रस्सी थी, बढ़ के कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। हमसे क्या पूछा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इज दिस इफ द यंग्स मॉडुलस इज दिस। इतना तो क्या निकालना था? टेंशन, फोर्स। फोर्स अभी क्या पढ़े हो? वाई ए अल्फा डेल्टा टी, यही तो पढ़े हो, यही तो पढ़े हो ना। कैसे आया था? डेल्टा एल बाई एल किसके बराबर था? डेल्टा एल बाई एल किसके बराबर था? अल्फा डी टी। अरे यही तो था, अल्फा डी टी, अल्फा डी डेल्टा टी, जो लिख लो। क्लियर है? और फिर यहां से क्या बताया था? बोलो बोलो बोलो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू अल्फा डी टी, और यहां पे कितना? अरे भाई भाई ये तो हो गया ना, इंटू वाई, तो फोर्स बराबर कितना? ए वाई अल्फा डी टी। अरे क्लियर है? रिलेटेबल रहना चाहिए, रिलेटेबल रहना चाहिए फॉर्मूला। हर फॉर्मूला रटना नहीं है, कैसे बना है उसकी बनावट का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। अरे बाबू आया हो? आया जी? यस सर। अब क्या क्या तुमको पता है? वाई ए अल्फा डेल्टा टी, सब पता है क्या? वैल्यू रख आंसर। देख, ये तो टाइम पास क्वेश्चन है। ये देख, ये देख क्या कह रहा? एन आयरन बार ऑफ यंग्स मॉडुलस ब्ला अल्फा ब्ला 1 मीटर लॉन्ग 10 to the power -3 meter square in area of cross section is heated 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without being allowed to bend or expand। फैलना चाह रहा था, फैल पाया नहीं। फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बार। क्या फिर वही फॉर्मूला? अब क्या है फॉर्मूला? F बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अरे क्लियर है?
कितनी आसान बात है यार, सोच रहे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले यार। अब ऐसे सवाल अगर हमसे नीट एग्जाम में ना बन पाए तो फिर अपने आप से ये जरूर पूछना है कि मैं ऐसा क्यों हूं। ठीक, अरे क्लैरिटी है मित्र? यस सर। अब इसके बाद अगला हिस्सा है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, जिसके जस्ट बाद। ठीक है ना? कितना टाइम हो रहा है? 11:25 हो रहा है। ठीक है ना? 12 बजे नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। 12:50, 11:50, 11:50 शार्प, 11:50। ठीक है ना? 12:50 बेटा, 11:50 से पढ़ेंगे, फिर 1 बजे नेट, 1 बजे छुट्टी कर दूंगा। ठीक है ना? हाँ।